नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने देश की बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर ही बदल डाली। पहले 14 और फिर बाद में 1980 में कुछ और प्राइवेट बैंक्स को सरकारी बना दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंकों के अधिग्रहण के बाद दूर दराज के इलाकों और लोगों तक बैंकिंग व्यवस्था की पहुंच हुई और लोगों को बचत और सरकारी राहत का एक मजबूत और भरोसेमंद तंत्र मिला। लेकिन अब यही सरकारी बैंक परेशानी से जूझ रहे हैं। दिसंबर 2017 तक ही भारतीय बैंकों में 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एनपीए हो चुका है, जो सरकारी बैंकों की कमर लगातार तोड़ रहा है। एनपीए की वजह से बैंकों का घाटा भी बढ़ रहा है। एक समस्या परिचालन लागत की भी है, जो लगातार बढ़ रही है, और सेवाओं पर बैंकों का जो मार्जिन है वो भी लगातार कम हो रहा है। सवाल ये है कि बैंकों को इस परेशानी से कैसे उबारा जाए। इसके लिए सरकार ने बैंकों के विलय के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश की है। पिछले साल एसबीआई और उसके सहयोगी बैंकों का विलय एक बड़ा कदम था। इसी कड़ी में सरकार अब कुछ और बड़े बैंकों का विलय कर सूरत बदलने की कोशिश में है। आज विशेष में हम बताएंगे कौन से बैंकों के विलय की कोशिशें हो रही हैं, सरकार क्यों ये कदम उठाने जा रही है, एनपीए इससे कैसे जुड़ा हुआ है और एनपीए दरअसल है क्या। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के विलय के बाद सरकार अब दूसरे बैंकों के एकीकरण की कोशिशों में लगी हुई है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक बात नहीं कही गई है, लेकिन सरकारी बैंकों के बढ़ते घाटे और खर्च को लेकर तमाम तरह की चिंताएं लगातार जताई जा रही हैं। सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का विलय करने पर विचार कर रही है। अगर ये योजना परवान चढ़ती है तो प्रस्तावित बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इस विलय के बाद बैंकों को अपनी संपत्ति बेचने, ओवरहेड खर्च कम करने और घाटे में चल रही शाखाओं को बंद करने का रास्ता साफ हो जाएगा। विलय के अलावा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड 51% हिस्सेदारी की बिक्री पर भी विचार किया जा रहा है। ये तमाम बैंक लगातार घाटे में हैं और इनके डूबे हुए कर्ज की वापसी के आसार बेहद कम हैं। देखिए, जो बैंकिंग व्यवस्था जो है वो पिछले कई सालों से संगीन अवस्था में है, क्योंकि बैंकों में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती है वो बढ़ गई है। अगर आप बैंकिंग व्यवस्था को देखें, पूरी बैंकिंग व्यवस्था में इस वक्त जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जो लोन के ऊपर कोई बैंकों का कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और वो जो लोन दिया गया है वो लोन वापस भी नहीं हो सकता है, वैसी लोनों की जो वैल्यू जो है वो करीबन 10 लाख करोड़ तक चली गई है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंक कार्य कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के कुल एनपीए यानी डूब चुके कर्ज में इन बैंकों की हिस्सेदारी करीबन 90% है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के तकरीबन 8.9 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय बैंकों को करीब 12 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ करने पड़े। यानी इन बैंकों ने मान लिया कि ये लोन अब कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। इस दौरान देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक एसबीआई को 40,196 करोड़ रुपए राइट ऑफ करने पड़े। The reason now it has become little bit more, what people are asking is banks have made a lot of losses, provisions have to be made, capitalization has to be affected for these banks to come in, and this is the right time probably to effect mergers, so that from now on when the banks start operating they will be more efficient in their operations. That's the reason why we think this may be a good time to go to the mergers. 2017-18 के लिए बैंकों के वित्तीय नतीजे आने के बाद इन बैंकों की परिसंपत्तियों के पुनर्गठन के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था।
इसके अलावा बढ़ते घाटे और डूबते कर्ज की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के 21 में से 11 बैंक रिजर्व बैंक के तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क यानी पीसीए के दायरे में हैं। इस फ्रेमवर्क के दायरे में आने के बाद रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को शाखा विस्तार और लाभांश भुगतान से रोक सकता है। बैंक की ऋण सीमा को किसी एक इकाई या क्षेत्र में सीमित किया जा सकता है। बैंकों के एकीकरण, पुनर्गठन, बैंक बंद करने या प्रबंधन को मुआवजे और निदेशकों की फीस पर प्रतिबंध लगा सकता है। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क यानी पीसीए के उपबंध 1 अप्रैल 2017 को लागू किए गए थे। लागू होने के 3 वर्ष बाद इस फ्रेमवर्क की समीक्षा होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक लगातार घाटे में हैं। इसका इलाज है कि या तो इन्हें बंद कर दिया जाए या फिर इनका विलय कर दिया जाए। सरकार का विचार है कि घाटे में चल रहे बैंकों को मजबूत बैंकों के साथ मिलाने से हालात सुधर सकते हैं। लेकिन कौन से हैं ये बैंक और क्यों आई विलय की नौबत, जान लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बैंकों के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। सरकार के मुताबिक इस कदम से बैंकों की आर्थिक सेहत सुधारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बढ़ती अर्थव्यवस्था में कर्ज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैंक तैयार करने में भी यह कदम कारगर साबित होगा। सरकार की मंशा बैंकों को स्वावलंबी बनाने की भी है। इसी योजना के तहत सरकार आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के विलय पर विचार कर रही है। काफ़ी प्रपोजल्स आई हैं। कभी बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे एक अच्छी बैंक है, उसके साथ जो 2-3 बैंक की जो हैं जैसे कि जो इतनी अच्छी नहीं कर रही हैं, उनके साथ एक विलय करने का प्रस्ताव भी आया है। तो क्लोज़र करने के बजाय ये एक प्रपोज़ल आया है कि दो बैंकों की मर्जर से शायद ये रास्ता साफ नज़र आएगा। दरअसल ये तमाम बैंक जबरदस्त घाटे से जूझ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2017-18 में चारों बैंकों का साझा घाटा करीब 22,000 करोड़ रुपए रहा। इन चारों बैंकों के मर्जर के बाद तैयार होने वाले नए बैंक की कुल संपत्ति 16.58 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। एनपीए के बोझ से दबे सरकारी बैंकों के मर्जर को सरकार इसीलिए भी बढ़ावा दे रही है ताकि बैंकों को घाटे के दौर से ना गुजरना पड़े। पिछले 3 महीने ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने जनवरी से मार्च की तिमाही में डूबे कर्ज के चलते 3,102.34 करोड़ का कुल घाटा रिपोर्ट किया था। यही नहीं, 2017-18 की तुलना में चौथी तिमाही में बैंक का एनपीए 190% बढ़ा। आईडीबीआई ने भी इसके बाद डूबे हुए कर्ज के चलते अपना घाटा रिपोर्ट किया। आईडीबीआई ने चौथी तिमाही में 566.76 करोड़ का घाटा दर्शाया। यही नहीं, बैंक के कुल एनपीए में 28% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। Well, you see, that is very difficult to kind of say because government has said banks should come up with their own proposals for mergers. Now, what we should ideally look at is a bank in the south and a bank in the north. One of them specializes in certain types of businesses, another specializes in another type of business. So, there is a complementarity of businesses between the banks which get merged. And fortunately for us, one thing which is there is the service conditions, those are all the same, the pay structures, everything is the same. इन बैंकों में से सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़कर बाकी 3 बैंक आरबीआई की प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए कैटेगरी में हैं। जिन बैंकों को पीसीए में डाला जाता है वो ब्रांच की संख्या नहीं बढ़ा सकते, उन्हें डिविडेंड पेमेंट रोकना पड़ता है। लोन देने पर भी कई शर्तें लगाई जाती हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर रिजर्व बैंक ऑडिट और रीस्ट्रक्चरिंग करने का भी आदेश दे सकता है। इस कैटेगरी में फिलहाल सरकार ने 11 बैंकों को डाला हुआ है। जानकार मानते हैं कि इन 4 बैंकों के विलय के बाद सभी अपनी संपत्ति को बेचकर घाटे की भरपाई की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब सवाल यही है कि बैंकों के मर्जर यानी विलय की जरूरत क्या है।
इससे क्या फायदा होगा और कैसे इन बैंकों को घाटे से उबारकर सही रास्ते पर लाया जा सकता है, इसके लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकार की योजना तमाम बैंकों का आपस में विलय करके वैश्विक आकार के 4-5 बैंक बनाने की है। यानी कुछ समय बाद देश में काम कर रहे तमाम सार्वजनिक बैंक के बदले नए बैंक सामने आ सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह बैंक एनपीए यानी कि डूबे हुए कर्ज और बैंक घाटे में लगातार इजाफा है। फिलहाल सरकार जिन 4 बैंकों आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विलय पर विचार कर रही है, उनका सम्मिलित घाटा करीब 22,000 करोड़ रुपए है। सवाल ये है कि विलय करने से इस घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। ये जो बैंकों की जो और भी ऋण देने की जो एक क्षमता है उसमें काफ़ी धक्का पहुंचा है और इसीलिए इन बैंकों को सही रास्ते में लाने के लिए ये सोचा गया है कि कोई जो अच्छे बैंक को जो हैं या दूसरे जो ख़राब जो बैंक हैं, जो एनपीए बहुत बढ़ गए हैं, उनके साथ इनका विलय कर दिया जाए, इनका मर्जर हो जाए, इससे कि वो बैंक कुछ हद से उनको एक जीने की कोई नई सांस मिले। देश भर में 1980 से 2000 के बीच 10 नए प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया गया। इसके बाद से बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और सेवाओं में सुधार का माहौल बना। प्राइवेट बैंकों के साथ एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी बाजार में आई। इसका असर सरकारी बैंकों के कामकाज पर भी पड़ा और उनके काम करने के तरीके में बुनियादी बदलाव आए। 2001 में 2 नए निजी बैंक को लाइसेंस मिले। मौजूदा समय में 21 सार्वजनिक बैंकों के अलावा निजी क्षेत्र के 22 बैंक काम कर रहे हैं। इसके अलावा 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। देश के मौजूदा बैंकिंग बाजार में करीब 70% सरकारी बैंकों का कब्जा है। प्राइवेट बैंकों के प्रतिस्पर्धा में आने के चलते बैंकिंग सेक्टर में खर्च और मुनाफे के बीच की दूरी लगातार कम हो रही है। You see, mergers of banks is essential because we have a large number of banks in this country at the government sector. Now, if you look at the Narasimham Committee report and other reports which came up from RBI, you will find that there was a need for 3-4 large international sized banks which will do all operations including international operations. Then we also would like to have about 7 to 8 national level banks which are universal banks in nature, which means they do all kinds of transactions, all type of products they offer. एक अनुमान के मुताबिक प्राइवेट बैंकों का प्रति कर्मचारी मुनाफा 10.6 से 12.4% के बीच है, जबकि सरकारी बैंकों के मामले में ये महज 5.5 से 7% ही है। देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। हाल के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के हजारों बैंक कर्मी निजी क्षेत्र में चले गए। कर्ज देने के मामले में भी सरकारी बैंकों की विकास दर निजी क्षेत्र से कम है। मार्च 2017 में सार्वजनिक बैंकों की कर्ज देने की दर में महज 0.6% का इजाफा हुआ, जबकि प्राइवेट बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ रेट इस दौरान 17.1% थी। बैंक जमा यानी डिपॉजिट के मामले में निजी बैंक आगे रहे। मार्च 2017 में सरकारी बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ रेट 6.5% थी, जबकि प्राइवेट बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ रेट इस दौरान 19.6% रही। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर एनपीए बढ़ जाता है तो बैंकों की जो अपनी ऋण देने की क्षमता में काफ़ी एक धक्का पहुंचता है, वो ऋण और नहीं दे सकती। इसका मतलब जो बैंकों का जो असली काम जो है कि डिपॉजिट लेना और ऋण देना, उसमें डिपॉजिट लेना तो काम ठीक है, पर ऋण देना का जो काम वो बंद हो जाता है। उससे जो इनकम की जो एक स्ट्रीम है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जो एनपीए जब बढ़ जाता है तब बैंकों को एक आइदर वो एनपीए को ख़त्म कर दे, करने के बाद वो नए ऋण देने की असली नई जो रूट सोचे। पर इस वक्त क्या हो रहा है कि बैंकों के पास ऐसा कोई रास्ता खाली नहीं है कि विलय एक ऐसा रास्ता अब खाली बच गया या बैंकों का क्लोजर हो जाए, बैंकों को बंद कर दें। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़नी है। ऐसे में छोटे बैंकों का बाजार में टिके रह पाना आसान नहीं होगा। बैंक विलय का एक फायदा प्रबंधन खर्च में कमी है,
इससे बैंकों के निदेशक समेत ऊपर के स्तर पर प्रबंधन से जुड़े लोगों की तादाद घट जाएगी। विलय के बाद प्रस्तावित बैंक में सरप्लस कर्मचारियों की तादाद कम की जा सकती है। एक दूसरे के संसाधनों का साझा इस्तेमाल किया जा सकेगा। परिसंपत्तियों से होने वाली साझा आय घाटा कम करने में मददगार होगी। जानकारों का कहना है कि बैंकिंग एक गंभीर बिजनेस है। अगर बैंक लगातार घाटे में है तो इनका विलय या विनिवेश जरूरी है। अगर ये कदम नहीं उठाए जाते हैं तो लंबी अवधि में ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस तरह से अगर बैंकों के विलय पर सरकार आगे बढ़ती है तो देश के बैंकिंग इतिहास में यह बड़ा घटनाक्रम होगा। सवाल यह है कि इससे होगा क्या। दरअसल सरकार उम्मीद कर रही है कि कमजोर बैंक उन ब्रांचों को आसानी से बंद कर पाएंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा घाटा उठाना पड़ रहा है। साथ ही मर्ज होने वाले सभी सरकारी बैंक अपने कर्मचारियों की छंटनी को आसानी से कर पाएंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं होगा। आइए देखते हैं बैंकों के विलय का इतिहास क्या रहा है। विलय और अधिग्रहण बीते कुछ वर्षों से वैश्विक बाजार में संस्थानों के बीच चर्चा के बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। छोटे या घाटी में चल रहे संस्थानों का आपसी विलय या उनके बड़े संस्थानों में विलय करना दुनिया के हर कोनों में होता आया है। खासकर बैंकिंग क्षेत्र में भी ये कोई नया विचार नहीं है। जर्मनी में डूबे हुए कर्ज के चलते घाटे में आए बैंकों का बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया था। भारत में भी ये प्रक्रिया वर्षों से अपनाई जा रही है। भारतीय बैंक संघ के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1985 से अब तक छोटे बड़े 49 विलय हो चुके हैं। पहले जो विलय हुए थे वो मैंने जैसे कहा कि एसबीआई के साथ राष्ट्रीय महिला बैंक और एसबीआई के जो 5 एसोसिएट्स बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रम, ये सारे जो बैंकों के साथ विलय हुआ था, ऐसे विलय हमने देखा है। पिछले कई साल पहले हमने काफ़ी विलय देखे जब कोई बैंक कोई मुश्किलों में पड़ जाए, कोई आर्थिक मुश्किलों में पड़ जाए। जैसे न्यू बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक थी, वो बहुत साल पहले की बात है। वो न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कर दिया गया था क्योंकि न्यू बैंक ऑफ इंडिया में समस्या आ गई थी। इसमें सबसे ताज़ा विलय है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई और सहयोगी बैंकों का। 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया। इसके साथ ही स्टेट बैंक दुनिया के 50 बड़े बैंकों में शामिल हो गया। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय भी भारतीय स्टेट बैंक में किया गया, जबकि 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय हुआ। उससे पहले 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के बीच विलय हुआ। 1993-94 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया का भी इसी तरह विलय हुआ। इसे 2 राष्ट्रीय बैंकों का पहला विलय भी कहा जाता है। Then you have seen the INJ Bank merging with the Kotak Mahindra, but Bank of Rajasthan merging with the ICICI Bank, Sangli Bank with ICICI Bank, Bank of Madura with the ICICI Bank. So there are different kinds of mergers which have already taken place. ये बैंकों के विलय के कुछ बड़े उदाहरण हैं। हालांकि छोटे स्तर पर ऐसे कई विलय हुए हैं। इसमें हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय, काशीनाथ स्टेट बैंक का एसबीआई में विलय, बनारस स्टेट बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय और एचडीएफसी की ओर से सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के अधिग्रहण, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आईएनजी वैश्य बैंक का विलय जैसे कई उदाहरण हैं। उसके कुछ देर बाद ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जैसे एक बैंक का एक बहुत ही आर्थिक समस्या में ये सम्मुखीन हो गई थी। उसके बाद सरकार ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ जीटीबी का विलय कर दिया था। तो ये विलय की जो एक वो है, वो जो बैंकें समस्याओं में पड़ती हैं उनको समाधान करने के लिए विलय होता है। दरअसल भारत में बैंकों का विलय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है। इस बाबत गठित कई महत्वपूर्ण समितियों ने बैंकों के विलय की सिफारिश भी की है। इसमें एम नरसिम्हा समिति काफी अहम है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हा के नेतृत्व में 2 समितियों का गठन किया गया।
इसमें 1991 की पहली नरसिम्हा समिति और 1998 की दूसरी नरसिम्हा समिति के नाम से जाना जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में दूसरे सुधार उपायों के साथ ही समिति ने बड़े भारतीय बैंकों के विलय की भी सिफारिश की थी। इसके अलावा पीजे नायक समिति ने भी सार्वजनिक बैंकों के विलय और उनके निजीकरण की सिफारिश की थी। हालांकि बैंकों के विलय की प्रक्रिया भी बेहद जटिल है और इसमें काफी लंबा समय लगता है। साथ ही सिर्फ विलय से सरकारी बैंकों की स्थिति सुधरेगी, इसे लेकर भी संदेह किए जाते हैं। हालांकि सरकार इसे घाटे में चल रहे बैंकों का अस्तित्व बचाने के लिए एक बड़ा कदम मानती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इन तमाम चीज़ों की जड़ में कहीं ना कहीं एनपीए भी है। बैंकों का बढ़ता एनपीए न सिर्फ बैंकों के लिए बल्कि देश के आम आदमी की पूंजी पर भी बट्टा लगा रहा है। लेकिन आम आदमी के लिए एनपीए भारी भरकम बैंकिंग शब्द से ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए आज हम एनपीए को आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश का आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई बैंकों में जमा करता है। इस जमा पूंजी को बैंक जरूरतमंद लोगों और उद्योगों को कर्ज के तौर पर देते हैं। कर्ज देते वक्त अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति या उद्योग निश्चित अंतराल यानी ईएमआई के माध्यम से ये पैसा बैंक को लौटा दे। लेकिन जब ये कर्ज बैंक को वापस नहीं आता तो वो गैर निष्पादन आस्ती यानी एनपीए की श्रेणी में चला जाता है। और सरल शब्दों में ये बैंकों का डूबा हुआ कर्जा है। बैंकिंग नियमों के हिसाब से जब किसी कर्ज की ईएमआई, मूल राशि या ब्याज तय तारीख के 90 दिनों के भीतर नहीं आता तो उसे एनपीए में डाल दिया जाता है। यानी जब किसी लोन से बैंक को रिटर्न मिलना बंद हो जाता है तब वो उसके लिए एनपीए या बैड लोन हो जाता है। एनपीए भी मुख्य तौर पर 3 तरह के होते हैं: सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। जब कोई कर्ज 12 महीने या उससे कम वक्त तक एनपीए रहता है तो वो सबस्टैंडर्ड एसेट कहलाता है। ऐसे लोन में देनदार की कुल परिसंपत्ति या जमानत की कीमत इतनी भी नहीं होती कि उससे समूचे बकाये की वसूली हो सके। जब कोई कर्ज 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड रहता है तो वो डाउटफुल एसेट की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे लोन के समूचे बकाया रकम की वसूली की संभावना बहुत कम होती है। जबकि बैंक जब ये मान लेता है कि उसके किसी कर्ज की वसूली की संभावना ना के बराबर है या खत्म हो गई है, तब उसे राइट ऑफ यानी बट्टा खाते में डाल दिया जाता है और ये लॉस एसेट कहलाता है। यदि देनदार अपना बकाया ब्याज और मूलधन का भुगतान कर देता है तो एनपीए स्टैंडर्ड लोन श्रेणी में डाल दिया जाता है। स्टैंडर्ड यानी जिस कर्ज का भुगतान सही वक्त में हो रहा हो। एनपीए को स्टैंडर्ड कैटेगरी में तब्दील करने के लिए बैंक अक्सर देनदार को बकाया भुगतान के लिए ज्यादा वक्त देकर और ब्याज दर घटाकर कर्ज की शर्तें नए सिरे से तय करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कोई खाता एनपीए ना हो, इसके लिए बैंकों में स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी एमएसएस का प्रावधान है। जिन खातों में 1 महीने की किश्त और ब्याज बकाया रहता है उन्हें एसएमएस में डाल दिया जाता है ताकि समय रहते सतर्कता बरती जा सके और संभावित एनपीए खातों को एनपीए में तब्दील होने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, लेकिन आपको याद दिला दें ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।